बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हमारा टॉपिक है कॉलम लॉ, क्लास नंबर सेकंड ईयर का टॉपिक नंबर फर्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो जो हमारा फर्स्ट आर्टिकल है उसे हम नाम देते हैं कॉलम लॉ। तो कॉपी और पेंसिल जो है वो निकाल लीजिएगा और हम टॉपिक जो है वो स्टार्ट करना चाह रहे हैं जी। इसमें हमने एंटी टेस्ट भी कवर करना है, ई कैट भी कवर करना है, नस्ट वगैरह के एग्ज़ाम को भी हमने देखना है और तमाम के तमाम जो इंट्रेंस एग्ज़ाम्स होते हैं उन तमाम के व्यूज़ को हमने यहाँ पे आके चेक करना है। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। कॉलम लॉ के अंदर जो मेजरमेंट्स होती है, मेजरमेंट्स ऑफ फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, कि जब भी आपके पास दो चार्जेस थे, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने पॉइंट देखा था कि ये फर्स्ट कोई चार्ज है, ये आपके पास सेकंड कोई चार्ज है। देखिए ये चार्जेस, जब ये चार्ज हमने किसी भी चार्जेस को डिस्कस किया तो वो चार्जेस एक दूसरे के ऊपर फोर्स एक्ट करते थे। अब उस फोर्स को डिटरमाइन करने के लिए कोलम्ब ने एक लॉ बनाया। कोलम्ब ने अपनी एक स्टेटमेंट दी, जिस स्टेटमेंट को जो उसका एम्पिरिकल हाइपोथेटिकल रिजल्ट्स था उसको हमने नाम दिया है कोलम्ब लॉ का। 1784 के अंदर चार्ल्स कोलम्ब जो एक मिलिट्री साइंसदान था, उसने बेसिकली इस लॉ के अंदर क्वांटिटेटिव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को डिस्कस किया। मतलब क्या कि ये चार्जेस, लेट्स से Q1 चार्ज है, Q1 चार्ज कितना फोर्स Q2 चार्ज पे लगा रहा है और Q2 चार्ज कितना फोर्स Q1 चार्ज पे लगा रहा है। इट मीन्स कि हमने यहाँ पर क्वांटिटेटिव नेचर ऑफ फोर्स को देखा, फोर्स की हमने मिकदार को देखा, फोर्स की हमने मैग्नीट्यूड को डिस्कस किया। अब वो जो फोर्स थी वो बेसिकली आपके पास अट्रैक्टिव नेचर की भी थी और आपके पास वो रिपल्सिव नेचर की भी थी। इट मीन के अट्रैक्टिव नेचर भी थी और रिपल्सिव नेचर भी थी। तो फिर हम उन्हीं पॉइंट्स पर जब कोलम्ब लॉ ने अट्रैक्टिव और रिपल्सिव बिहेवियर को देखा तो फिर हमने उनकी लिमिटेशंस को डिस्कस किया। इट मीन्स कि ये जो लॉ होता है ये ओनली एप्लीकेबल होता है जी, एप्लीकेबल्स ओनली फॉर स्टैटिक चार्ज। ये सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेबल है किस पॉइंट पर? स्टैटिक चार्ज पर। अब ये स्टैटिक चार्ज की MCQs एंट्री टेस्ट में आ चुकी है, ये एंट्री टेस्ट की MCQs है जी। सेकंड पॉइंट अगर हम डिस्कस करें तो ये जो आपके पास चार्ज हैं, इन चार्जेस को पॉइंट चार्ज होना चाहिए। अब पॉइंट चार्ज की कहानी हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं कि पॉइंट चार्ज हम कहते किसे हैं जी। अब थर्ड पॉइंट्स पर अगर हम डिस्कस करें तो ये कोलम्ब लॉ जो है एप्लीकेबल है। डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस इज मच ग्रेटर देन द साइज ऑफ चार्ज या साइज ऑफ बॉडी ऑन दैट चार्ज भी कह सकते हैं। तो ये इनकी एप्लीकेशंस है। और यहाँ पे एक और पॉइंट्स देखिएगा कि ये दो चार्ज हैं जी। ये फर्स्ट आपके पास चार्ज है Q1, ये सेकंड चार्ज है Q2। इट मीन्स कि इन दोनों के दरमियान जो मिनिमम डिस्टेंस है वो फेम्टोमीटर होना चाहिए। इट मीन्स कि 10⁻⁻15 मीटर मिनिमम चार्ज जो है वो फेम्टोमीटर हो। देन कोलम्ब फोर्स इज एप्लीकेबल बिटवीन टू चार्जेस। तो फिर जब हमने इन चार्जेस का बिहेवियर देखा तो चार्जेस जो थे, फोर्सेस जो थी, वो अट्रैक्टिव नेचर की भी थी और रिपल्सिव नेचर की भी थी।
तो कोलम्ब ने इनकी जो स्टेटमेंट है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन 2 point charges which is directly proportional to the product of their charges and inversely proportional to the square of distance between them is called electrostatic law भी कहते हैं, और इसी टर्म को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक लॉ भी कहते हैं, और इसी को हम लोग कोलम्ब लॉ भी कहते हैं। अब इससे नेक्स्ट पॉइंट पर देखें, ये आपके पास फर्स्ट एक चार्ज है, ये आपके पास सेकंड एक चार्ज है। अगर इन दो चार्जेस का कंपैरिजन करें, अगर ये दोनों चार्जेस सिमिलर नेचर के हैं, इट मीन कि ये चार्ज भी पॉजिटिव नेचर का और ये चार्ज भी पॉजिटिव नेचर का, तो पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करता है। इट मीन कि इस पॉइंट पर जो फोर्स होगी, इस फोर्स को हम किसका नाम देंगे? रिपल्सिव फोर्स का। और अगर एक चार्ज पॉजिटिव हो, सेकंड चार्ज नेगेटिव हो, तो ये दोनों अपोजिट चार्जेस हैं, तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इट मीन कि यहाँ पर अट्रैक्टिव नेचर और यहाँ पर रिपल्सिव नेचर। अब याद रखें एक पॉइंट को कि किसी भी फोर्स का अट्रैक्टिव होना, किसी भी फोर्स का रिपल्सिव होना, वो डिपेंड करती है नेचर ऑफ चार्ज के ऊपर। इट मीन कि अगर दोनों चार्ज पॉजिटिव हैं तो फोर्स रिपल्सिव है, अगर दोनों चार्ज नेगेटिव हैं फिर भी फोर्स रिपल्सिव है। अगर एक चार्ज पॉजिटिव है और दूसरा चार्ज नेगेटिव है, फिर फोर्स क्या बनती है? अट्रैक्टिव। इट मीन्स कि ये जो रिपल्सिव फोर्स भी है, अट्रैक्टिव फोर्स भी है। लेकिन पॉइंट क्या है यहाँ पर? जैसा कि हम ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ते हैं, प्योरली अट्रैक्टिव फोर्स है। इसी तरीके से हम ये कहना चाहते हैं कि कुछ फोर्सेस की नेचर भी तो होगी। इट मीन कि अगर ग्रेविटी की फोर्स नेचुरली अट्रैक्टिव फोर्स है, तो कोलम्ब फोर्स तो दोनों बिहेवियर दे रही है, अट्रैक्टिव नेचर भी दे रही है, रिपल्सिव नेचर भी दे रही है। इट मीन कि ये नेचुरली कौन सी फोर्स है? अट्रैक्टिव फोर्स है या रिपल्सिव फोर्स है? तो याद रखिएगा कि ये जो आपके पास कोलम्ब फोर्स होती है, या जिसे आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हो, नेचर के अंदर ये रिपल्सिव फोर्स है, लेकिन इसे हम 25 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी प्रोवाइड करके इसे अट्रैक्टिव बनाते हैं। ये क्वेश्चन भी एंट्री टेस्ट में पूछा जा चुका है। क्लियर हो गई बात यहाँ तक कि अट्रैक्टिव या रिपल्सिव? इसका अट्रैक्टिव होना या रिपल्सिव होना डिपेंड करता है नेचर के ऊपर। लेकिन अगर इसकी बेसिक प्रॉपर्टी नेचुरली से डिस्कस किया जाए तो ये रिपल्सिव होती है। फिर 25.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी प्रोवाइड करके हम इसे अट्रैक्टिव बनाते हैं। अब इनकी मैथमेटिकल फॉर्म देखें अगर, तो ये आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 इक्वेशन फर्स्ट। सेकेंडली हमने यही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r का स्क्वायर। अब बेसिकली इसे कंबाइन कर लें तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2/r का स्क्वायर। यहाँ से रिप्रेजेंट करें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, प्रोपोर्शनैलिटी साइन खत्म करें, 1/4πε Q1 Q2/r का स्क्वायर। अब इस कंप्लीट टर्म को हम बेसिकली K का भी नाम देते हैं, K वैसे Q1 Q2/r
आर का स्क्वायर। क्लियर। अब ये जो आपके पास के होता है इसे बेसिकली हम नाम देते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट का। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट जो है ये बेसिकली डिपेंड करता है नंबर 1 सिस्टम ऑफ यूनिट्स पर। अब सिस्टम ऑफ यूनिट का क्या मतलब, अगर यहाँ से हम के यूनिट को एक्सप्लेन करें तो इस आर को इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो फोर्स मल्टीप्लाइड बाय आर का स्क्वायर ओवर Q1 Q2। फोर्स का यूनिट न्यूटन, रेडियस का यूनिट मीटर का स्क्वायर ओवर चार्ज का यूनिट कोलोम्ब डॉट कोलोम्ब। इट मीन के यूनिट बन गया न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कोलोम्ब स्क्वायर। लेकिन ये यूनिट किस में है, CGMKS सिस्टम में, यानी इसका SI यूनिट है। और यूनिट होते हैं 3 तरह के। नंबर 1 MKS सिस्टम भी इस्तेमाल होता है, CGS सिस्टम भी इस्तेमाल होता है, FPS सिस्टम भी इस्तेमाल होता है। यहाँ पे जो बात कर रहा है कि डिपेंड्स अपॉन सिस्टम ऑफ यूनिट का मतलब ये है कि अगर आप फोर्स को MKS में लोगे तो मस्ट है रेडियस और चार्ज को भी MKS में लोगे। अगर फोर्स को CGS में लेते हो फिर मस्ट है कि डिस्टेंस और चार्ज को भी CGS में लोगे, इसी तरह से FPS में। इट मीन के सिस्टम ऑफ यूनिट का मतलब है कि जो फोर्स है वो न्यूटन में मेजर करनी है, डिस्टेंस जो है वो मीटर में मेजर करना है, और चार्ज जो है वो कॉलम्स में मेजर करना है। ये होता है सिस्टम ऑफ यूनिट। सेकंड पॉइंट कि वैल्यू ऑफ के जो होती है ये डिपेंड करती है मीडियम बिटवीन 2 चार्जेस के ऊपर। इट मीन के ये 2 चार्जेस थे, अगर इन 2 चार्जेस के दरमियान हम कोई स्पेस यूज करते हैं तो मीडियम फ्री स्पेस हुआ। अगर इन 2 चार्जेस के दरमियान हम कोई इंसुलेटर मीडियम रखते हैं तो वो कोई एक डाइइलेक्ट्रिक या इंसुलेटिंग मीडियम होगा। इसी तरीके से अगर हम डिस्कस करें इस के को तो ये क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन के। और ये जो एप्सिलॉन है इसी टर्म को हम नाम देते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस जिसे एप्सिलॉन वैल्यू कितना 8.85 10⁻⁻12। डिस्कस करें इसके यूनिट्स को तो देखें, ये आपके पास के की वैल्यू, ये आपके पास एप्सिलॉन। इट मीन के और परमिटिविटी इनवर्स रिलेशन में है। तो जो के यूनिट हैं उन्हीं को रिवर्स कर दो तो एप्सिलॉन के यूनिट बन जाएंगे। इट मीन कि ये टर्म आपके पास बनेगी पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इनटू कोलम स्क्वायर। अब ये भी आपके पास बोर्ड MCQs आ जाती है। और अगर नेक्स्ट पॉइंट पर के की वैल्यू इस्तेमाल करें 1 वैसे 4, पाई की वैल्यू 3.14 मल्टीप्लाइड बाय एप्सिलॉन की वैल्यू 8.85 10⁻⁻12। इसे सिंप्लीफाई कर लें तो के की वैल्यू 9 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कोलम्ब का स्क्वायर। तो ये आपके पास एक टर्म बनती है जिसे हम नाम देते हैं के का। इसी पॉइंट को इस्तेमाल करें तो ये के फॉर वैक्यूम। अगर यहाँ पे हम बात कर दें के की, इट मीन के ये वैक्यूम के लिए इस्तेमाल होता है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन वैल्यू 9 10⁻⁻9 न्यूटन मीटर का स्क्वायर
पर कॉलम स्क्वायर। इसी तरीके से बेटा अगर के की वैल्यू हम कोई भी फॉर एयर रखते हैं या एयर के साथ हम कोई भी इंसुलेटर मीडियम इस्तेमाल करते हैं, तो इंसुलेटर मीडियम के लिए क्या होगा, वी के वैसे ये मीडियम दैट बिकम्स 1/4 पाई एप्सिलॉन मल्टीप्लाइड बाय एप्सिलॉन आर के। अब देखो ये वाली टर्म तो वो वैक्यूम बन गई, इट मीन के वैसे सिंपल आपके पास मीडियम दैट बिकम्स के वैसे इनटू वैक्यूम ओवर क्या बनेगा जनाब, एप्सिलॉन आर के। अब ये जो एप्सिलॉन आर होता है फॉर एनी इंसुलेटर के लिए, इसे रिप्रेजेंट करें फॉर एनी इंसुलेटर, किसी भी इंसुलेटर के लिए इस एप्सिलॉन आर की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी। अब याद रखें अगर ग्रेटर देन 1 है तो के इनटू मीडियम जो है ये हमेशा लेस होगा, किससे, के इनटू वैक्यूम से। ये सवाल भी इंट्री टेस्ट में आ चुका है जी, ये एमसीक्यूज है जी। अब अगर यहाँ पे एप्सिलॉन आर की वैल्यू 1 हो जाए फिर मीडियम और स्पेस वैक्यूम इक्वल है। अगर यहाँ पे ये वैल्यू ग्रेटर देन 1 आती है फिर के मीडियम जो है वो हमेशा लेस होगा, किससे, के वैक्यूम से। अब नेक्स्ट पॉइंट पर चलें अगर, तो ये टर्म आपके पास इस्तेमाल होती है, फोर्स रिप्रेजेंट करें, फोर्स वैसे दैट बिकम्स 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 ओवर आर का स्क्वायर। ये जस्ट आपके पास इस्तेमाल होती है कौन सी टर्म्स में, मैग्नीट्यूड में। किसमें, मैग्नीट्यूड में। अगर इसकी कोई डायरेक्शन लिखनी हो तो फोर्स वैसे इधर एरो लगा दें, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन मल्टीप्लाइड बाय Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय आर यूनिट वेक्टर्स। अब ये यूनिट वेक्टर जो है रिप्रेजेंट होता है किसी भी पॉइंट्स की डायरेक्शन को जाहिर करने के लिए। इट मीन कि अगर ये फोर्स वैसे इनटू वैक्यूम दैट बिकम्स के Q1 Q2 ओवर आर का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय आर यूनिट वेक्टर्स। अगर इसी टर्म को पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में लिखना चाहें, फोर्स वैसे इनटू क्या बनेगा, वैक्यूम सिंपल के Q1 Q2 आर का स्क्वायर। अब इस आर को लिखा जा सकता है आर वेक्टर ओवर आर के, ये यूनिट वेक्टर के, ये अब जो आर है ये पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में, ये वैक्यूम के लिए। अगर हम इसी फोर्स को फॉर मीडियम लिखना चाहते हैं, फॉर मीडियम कोई भी इंसुलेटिंग मीडियम हो, इट मीन कि फोर्स वैसे इस पॉइंट पर मीडियम दैट बिकम्स के Q1 Q2 ओवर आर का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय एप्सिलॉन आर के। अब ये आपके पास जो मीडियम है, फोर्स है, ये फॉर वैक्यूम के लिए, फोर्स आपके पास वैसे सिंपल मीडियम दैट बिकम्स इक्वल टू फोर्स वैक्यूम ओवर एप्सिलॉन आर के। अब सिंपल फोर्स वैसे इनटू मीडियम फोर्स इनटू वैक्यूम ओवर एप्सिलॉन आर के। अब अगर इस एप्सिलॉन को फॉर इंसुलेटिंग मटेरियल की बात करें तो इंसुलेटिंग मटेरियल पे एप्सिलॉन आर की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी। अगर ये ग्रेटर देन 1 है
तो फिर एप्सिलॉन आर इज ग्रेटर देन 1 किसके लिए? फॉर एनी इंसुलेटर के लिए, फॉर एनी इंसुलेटर के लिए। अगर एनी इंसुलेटर के लिए है तो फिर फोर्स इनटू मीडियम लेस होगी फोर्स इनटू वैक्यूम। ये भी एमसीक्यूज में आते हैं। अब इसी टर्म को इस्तेमाल करते हुए हम यहाँ पर 2-3 और एमसीक्यूज देखना चाहते हैं। सिंपल, ये आपके पास फोर्स दैट बिकम्स के Q1 Q2 ओवर आर का स्क्वायर। अगर सिंपल हम ये कहें कि मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस को डबल कर दें, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस को डबल कर दें तो फोर्स पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? क्वेश्चन ये है, फर्स्ट अटेम्प्ट ये है कि मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस, हाँ जी, पॉइंट क्या है जी, रिप्रेजेंट करें तो टर्म क्या बनती है? मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस इज डबल। अगर मैग्नीट्यूड चार्जेस डबल हों तो फिर कोलम यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पे क्या इफेक्ट होगा? सेकंड पॉइंट अगर हम डिस्कस करें, इफ अगर हम रेडियस को हाफ कर देते हैं, r/2 बना देते हैं, फिर आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? अगर हम थर्ड पार्ट्स के अंदर इफ अगर चार्जेस की जो मैग्नीट्यूड है, चार्जेस को हम डबल कर देते हैं, बट लेकिन ये जो रेडियस है इस रेडियस को हम हाफ कर देते हैं या रेडियस भी आल्सो डबल होता है, तो फिर आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होगी? 3 एमसीक्यूज। फोर्थ पॉइंट को अगर देखें, इफ अगर हम कोई भी इस पॉइंट पर डाई इलेक्ट्रिक मीडियम यूज करते हैं, कोई भी डाई इलेक्ट्रिक, लेट से हम रिप्रेजेंट करते हैं कि हम कोई भी मेटल यूज करते हैं, मेटल, तो पहला पॉइंट कि मेटल के लिए एप्सिलॉन आर की वैल्यू कितना, चलो ये मैं बता देता हूं, एप्सिलॉन आर इन्फिनिटी होता है। अब अगर ये इन्फिनिटी है तो फोर्स जो होगी इलेक्ट्रोस्टैटिक 1 ओवर या सिंपल इधर एफ वैक्यूम ओवर इन्फिनिटी, तो फिर फोर्स किसके इक्वल होगी? 0 के। यहां से ये बात वेरीफाई होती है कि अगर हम दो चार्जेस के दरमियान कोई भी मेटल रखें तो वो चार्जेस एक दूसरे पर कोई फोर्स एग्जर्ट नहीं करेंगे। रीजन क्या बनेगी कि ये फोर्स जो है एप्लीकेबल है फॉर वेरी शॉर्ट डिस्टेंस, और वो डिस्टेंस कितना, यहाँ पे हमने पढ़ा था कि वो डिस्टेंस फेम्टोमीटर के इक्वल होता है। बाकी पॉइंट्स जो हैं ये फर्स्ट आंसर, सेकंड और थर्ड इंशाल्लाह ताला इसे नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे और सॉल्व कीजिएगा। कोई भी मसला हो इस टॉपिक के अराउंड, एंट्री टेस्ट का, नेक्स्ट एग्ज़ाम का, ई कैट का, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कर सकते हैं, अपनी राय का इजहार करें। अल्लाह हाफ़िज़, शुक्रिया जी।